ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिस ये है प्राचीन स्रोत। ठीक है, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। फिर है इतिहास, इसी रूप में सृजित हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेस कहा जाता है। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत महत्वपूर्ण में विविधता पाई जाती है। फिर है क्या, इन स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत को समझने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन। प्राचीन भारत का इतिहास है, उसको जानने के लिए सर्वाधिक सक्षम और विश्वसनीय साधन माना जाता है पुरातात्विक स्रोत को। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। प्रमुख स्रोतों का वर्णन दिया गया है नीचे में। कौन कौन से स्रोत होते हैं उसका वर्णन देख लेते हैं। पहला है भौतिक स्रोत। पहला भौतिक स्रोत अवशेष। तो पुरातात्विक स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है कि ऐसी वस्तुओं के अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। इनके अंतर्गत ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों, मानव तथा पशुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिक अवशेष संपूर्ण भारत में टीलों के रूप में पाए गए हैं और इनका उत्खनन कर पुरातत्वविद हथियारों, बर्तनों, आभूषणों आदि के बारे में अनुसंधान करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। फिर है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों आदि की हड्डियों का भी अध्ययन करते हैं, जो इनके अतीत के जीवन शैली को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है। फिर है उत्खनन से प्राप्त शिल्प कला, मूर्ति कला, मृद भांड आदि से प्राचीन कला के सामाजिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण शैली, जीवन शैली पर प्रकाश पड़ता है। बाजारों, आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः ये लकड़ी, मिट्टी एवं कच्ची ईंटों के बने होते थे, जो जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए। पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत शिल्पों के नमूने मिले हैं।
इन शिल्पों में मिट्टी के बने टेराकोटा, मृत्तिका पात्र, आभूषण आदि शामिल हैं। यद्यपि कपड़े का भी उत्पादन होता था, तो वाराणसी, मदुरै मुख्य उत्पादन केंद्र थे, किंतु उनके अवशेष मौसमी परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए होंगे, ऐसा लगता है। पुरातात्विक वस्तुएं आंतरिक तथा बाह्य के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। अरिकमेडु पुडुचेरी 2200 से 1900 ईसा पूर्व तक का एक पतन था, जहां ईंटों का ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। में भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र मिले हैं, जिसमें शराब या तरल द्रव रखे जाते होंगे। यहीं से एरेटाइन मोहर युक्त लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अरिकमेडु से रोमन शिल्प के लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, कपड़ा रंगाई के छोटे कुंड आदि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल और उनके खोज तो देखते हैं। तो सिंधु घाटी नर्मदा घाटी से क्या मिला है, तो प्रारंभिक शिकार तथा खानाबदोश समुदाय के बारे में जानकारी मिला है। फिर विंध्य का उत्तरी क्षेत्र से क्या पता चला, तो चावल का भारत में प्रारंभिक क्षेत्र। मगध से क्या मिला है, भारत का प्रारंभिक साम्राज्य। उत्तर पश्चिम से क्या मिला है, प्रारंभिक फसलें जैसे गेहूं और जौ के बारे में जानकारी। फिर है सुलेमान तथा गिरधर की पहाड़ियों से। सुलेमान तथा गिरधर की पहाड़ियों से मिला है लगभग 8000 वर्ष पहले उत्पादन की जानकारी मिला है। फिर है गारो हिल्स से क्या मिला है, गारो हिल्स से मिला है लगभग 8000 वर्ष पहले उत्पादन की जानकारी मिला है। गारो हिल्स से भारत में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और गंगा घाटी से 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ है, उसकी जानकारी मिलता है। फिर उसके बाद देखना है सिक्के। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में तांबे, चांदी और सोने और शीशे के सिक्के बनते थे। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन कहा जाता था, जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित थे। अधिकांश सिक्के चौकोर तथा कुछ वर्गाकार एवं गोलाकार थे। आहत सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें यौधेय गणराज्य प्रमुख थे। प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों में सांचे बड़ी संख्या में मिले थे। फिर इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल अर्थात इसी की प्रारंभिक 3 सदियों के हैं। प्राचीनकालीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित है। प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ पे प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित हैं। प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद, यवन, इंडो ग्रीक शासक को दिया गया, जिन्होंने दूसरी तथा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियां ने भी प्राचीन काल में कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्प
और व्यापार में उन्नतावस्था सूचित होती है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्लेटिन, तांबा, चांदी, कांस्य, सोने के मिले थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। अब इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल के सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार शिथिल हो गया था। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं का चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख भी अंकित है और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र मतलब एपिग्राफी कहते हैं। दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं मतलब पैलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। उस काल के शासन, विचार, समाज इत्यादि के क्रियाकलाप की जानकारी का स्रोत है। सब अभिलेख मोहरों, प्रसर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्र, मंदिरों की दीवारों, ईंटों तथा मूर्तियों पर भी मिलते हैं। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भी भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेखा शास्त्री के कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ द चीफ आर्कियोलॉजिस्ट में संग्रहित है। का प्रथम साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य तथा मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए। अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अतिरिक्त भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा और अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ। गुप्त काल में के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के अभिलेखों में पढ़ने में सर्वप्रथम
1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली है। यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेवा में उच्च पद पर आसीन अधिकारी था। लेखों के प्रकार। भारत में प्राचीन इतिहास को समझने के में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन नीचे निम्न है। पहला है अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश एवं निर्णय की सूचना देने वाले अभिलेख। अनुष्ठानिक अभिलेख, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म से इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव से स्थापित स्तंभ, प्रस्तर फलकों, मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अंकित होते हैं। राजा तथा विजेताओं के गुणों तथा कीर्तियों का वर्णन करने वाली प्रशस्तियों को अभिलेख के रूप में उत्कीर्ण किया जाता था। दान पत्र, शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया जाता था। शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण। इनसे प्राचीन भारत की भू व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है। उन प्राचीन शिलालेख है, जगह का नाम दिया है, महत्व और उसके महत्व क्या थे। पहला है उत्तर मेरूर अभिलेख, जो चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, दक्षिण चेन्नई का जो हिस्सा है आज। मंदिर और स्थापत्य शिलालेख मिले हैं। महत्व है 7वीं से 9वीं शताब्दी में स्वशासन प्रणाली का महत्व पता चला है। एरन अभिलेख से पता चला है तो सागर जिला मध्य प्रदेश, बीना नदी के किनारे। इसमें सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त है। यह है बेसनगर अभिलेख, विदिशा मध्य प्रदेश से क्या मिला है। यह हेलियोडोरस द्वारा निर्मित अभिलेख, प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि का लेख, कुछ शब्दों में संस्कृत भाषा के हैं। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात, राजा रुद्र दामोदर लिखित शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख। पुष्यमित्र वैश्य, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर द्वारा सूर्यदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख मिलता है। फिर है मेहरौली शिलालेख। फिर क्या है मेहरौली शिलालेख, या उसी को गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। ये मिला है उदयगिरी, विष्णुपद, मध्य प्रदेश, वर्तमान में दिल्ली में है। मूलतः यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वंग वाकाटकों पर विजय का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख, बागलकोट कर्नाटक, चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय की स्तुति तथा हर्षवर्धन पर इसकी विजय का वर्णन है। फिर है रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत में लिखा गया ऐहोल अभिलेख है। समुद्रगुप्त के दरबारी अरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में चंपू शैली के काव्य लेख मिला है। फिर दक्षिण विजय का उल्लेख भी मिला है इलाहाबाद स्तंभ लेख से। हाथी गुफा शिलालेख, उदयगिरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
इसमें पांडुलिपियाँ भोजपत्रों ताम्रपत्रों पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। वहीं मध्य एशिया में मेषचर्म तथा काष्ठफलकों पर मिलती है। अधिकांश प्राचीन ग्रंथ धार्मिक विषयों पर हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, परंतु इसमें अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर तथा नेपाल से प्राप्त हुई है। साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वैदिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य इत्यादि शामिल हैं और धार्मिक ग्रंथ में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से जुड़ी रचनाओं को स्थान दिया गया है। धर्मेतर ग्रंथों में प्राचीन भारत की रचनाकारों की रचनाओं को स्थान दिया गया है। प्रमुख साहित्यिक स्रोत का वर्णन निम्न है। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की रचनाएं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। वही अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद में वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान भी हैं। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेदों के अंगीभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिषी, इनमें प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिया गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। राजाओं के द्वारा 3 उच्चारण वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान स्रोत सूत्रों में वर्णित है। गृह सूत्र में जात कर्म मतलब जन्मानुष्ठान, फिर है नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू तथा पौराणिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों की रचना लगभग ईसा के 600 से 300 ईस्वी के आसपास हुई थी। शुल्ब सूत्र में ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधिक प्रचार के मापों का विधान वर्णित है। ज्यामिति और गणित के अध्ययन का भी आरंभ वहीं से होता है। अब धार्मिक ग्रंथ। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ प्रतीत होता है। को महर्षि वेद व्यास की कीर्ति माना जाता है। इससे 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से 14वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। महाभारत में पहले 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में भारत में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है।
अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। तदनुसार यह सप्तसाहस्री संहिता महाभारत कहलाने लगा। वर्ष 1919 में संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत की समालोचना परियोजना की शुरुआत की गई है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़ाकर 12,000 हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। बौद्ध ग्रंथों को अंततः ईसा पूर्व 2री सदी में श्रीलंका में संकलित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिकेतर ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। इनका विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक वर्ष का अर्थशास्त्र अंततः महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों तथा खंडों में विभक्त है, जिनमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक प्राचीन है। अर्थशास्त्र
8 एट तौके अर्थात 8 संकलनों में विभक्त है। पद 100 के समूह में संग्रहित है, जो पूरा नूर 12 के 4 शतक। मुख्य 2 समूह हैं, पट्टिनेडिकल पट्टिनेकिल कनकु 18 निम्न संग्रह और पत्तन पाठ 10 गीत। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों में विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये लौकिक कोटि के अंतर्गत आते हैं। साहित्य की तुलना होमर युग की वीर गाथा काव्यों से की जाती थी, क्योंकि इनमें से भी युद्धों और योद्धाओं के वीर युग का चित्रण है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित 6 राजाओं का नाम दानकर्ताओं के रूप में ईसा की 1ली और 2री सदी के दानपत्रों में भी आए हैं। प्रमुख रचनाएं विज्ञानेश्वर ने लिखा मिताक्षरा की रचना की। जिमूती वाहन ने दाय भाग की रचना की। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञानशाकुंतलम, रघुवंशम, मल्लिका अग्निमित्रम, ऋतुसंहारम। वन भट्ट की रचना है हर्षचरित। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। भास्कराचार्य द्वितीय की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। नागसेन की रचना है मिलिंदपन है। रामचरित सोमेश्वर की रचना है कीर्ति कौमुदी। ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इंडिका से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ईसा की 1ली और 2री सदियों में यूनानी और रोमन विवरणों से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और भारत तथा रोम साम्राज्य के मध्य व्यापार जो होता था उस होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी जानकारी प्राप्त होती है। में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफिका नामक पुस्तक में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात लेखक ने 80 और 115 ईस्वी के बीच में की थी। इस पुस्तक से लाल सागर, फारसी खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना 150 ईस्वी के आसपास की थी। प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका
ईसा की पहली सदी की। यह लैटिन भाषा में रचित है और इससे हमें भारत तथा इटली के मध्य होने वाली व्यापार की जानकारी मिलती है। यात्रियों के विवरण। चीन से आने वाले यात्रियों ने बौद्ध विहारों तथा स्थलों का भ्रमण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक का जो चंद्रगुप्त द्वितीय था किस समय भारत आया था। फाहियान ने अपनी रचना फू क्यों की में तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। इसने पाटलिपुत्रा की यात्रा की तथा मौर्य शासक के दरबार की यात्रा की तथा मौर्य शासक के राज्य दरबार के अवशेष की चर्चा की। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अब इसकी रचना सीयूकी में तत्कालीन समाज के श्रेष्ठ विवरण मिलता है। इसे यात्रियों का राजकुमार प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहा जाता है। इसने भारत को इंतु अर्थात चंद्रमा का देश लैंड्स ऑफ मून कहा। 670 से 695 ईस्वी में अपने भारत की यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया और इसके सामाजिक तथा धार्मिक विवरण अधिक प्रभावशाली हैं।
अन्य समुदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। रंगन वामन काने ने द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक पुस्तक ली, जिसमें सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश माना जाता है। राजेंद्र लाल मित्र 1822 ईस्वी से लेकर 1891 ईस्वी तक का कार्यकाल था, ने अनेक महत्वपूर्ण मूल वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया तथा इंडो आर्यस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा। पुरालेखविद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1875 से 1950 ईस्वी ने अशोक तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की। के सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का समायोजन किया। आर.सी. मजूमदार 1888 से 1980 ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स में हिंदू पुनर्जागरणवाद का विवरण प्रस्तुत किया। नीलकंठ शास्त्री ने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन लिखकर दक्षिण भारतीय इतिहास को उजागर किया। के.पी. जायसवाल ने वर्ष 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। ब्रिटिश इतिहासकार एवं संस्कृतविद ए.एल. बाशम ने वर्ष 1951 में द वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक लिखी। कौशाम्बी वर्ष 1907 से 1966 ईस्वी में एन इंट्रीग्रेशन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक में भारत के इतिहास का विशद वर्णन किया। इनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन अ हिस्टोरिकल आउटलाइन के द्वारा प्रकाशित हुए। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। भारत में अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम स्थल रहा है। प्राचीन काल में प्राक आर्यों, इंडो आर्यस, यूनानी, शाक, हुन और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना आवास बनाया। इसमें पाली और संस्कृत के बहुत से शब्द जो गंगा के मैदानों में विकसित भावनाओं और संस्थाओं के द्योतक हैं, वे लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के संगम नाम से प्रसिद्ध प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदू आर्यस भाषाओं में प्रचलित फाहा, नौका, खेती आदि शब्द मुंडा भाषाओं से लिखे गए हैं। संपूर्ण देश को भरत नाम एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। हिमालय से कन्याकुमारी तक पूर्व में, ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपने राज्य का विस्तार करने वाले राजाओं का व्यापक रूप से यशोगान किया गया। ऐसे राजा चक्रवर्ती कहलाते थे। विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसीलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया।
शब्द संस्कृत में सिंधु से निकलना और कालक्रमेण यह देश इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। ईसा के पूर्व तीसरी सदी में प्राकृत देश भर में संपर्क भाषा का कार्य करती थी। संपर्क भाषा लिंगुइस्टिक बोलते हैं। संपर्क भाषा उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ, जो पूरे देश में व्याप्त हो गई। महत्वपूर्ण पुस्तक तथा उसके रचनाकार का नाम दिया। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक है विशाख दत्त। रास्तरंगिणी के लेखक हैं कलहन। कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव। कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। प्रश्नोत्तर मल्लिका के लेखक है अमोघवर्ष। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक है भास। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। नीतिसार के लेखक हैं कामंदक। इंडिका के लेखक है मेघासनेय। लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक है वान भाट। कादंबरी के लेखक है वान भाट। नागा नंदरत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन। गाथा सप्तशती के लेखक है हाल। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। नैषध चरितम के लेखक है श्री हर्ष। मृच्छकटिकम के लेखक है शूद्र। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। सिद्धांतिका के और बृहत् संहिता के लेखक है वराह मिहिर। सूर्य सिद्धांतम के लेखक है आर्यभट्ट। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। धवला टीका के लेखक है वीरसेन। अतिरिक्त तथ्य देखते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा हुआ। उत्तर वैदिक काल 600 ईस्वी पूर्व में अनुसंधान संबंधी धार्मिक ग्रंथों की बहुलता पाई जाती है। इन्हें ही सूत्र के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पिटकों की रचना की गई, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। धर्म से इतर बौद्ध साहित्य में जातकों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। मनुस्मृति महत्वपूर्ण प्राचीन धर्मेतर साहित्य है, जो चोरी, व्यभिचारी, अपराध आदि पर प्राचीनतम न्याय संहिता है। ब्रिटिश काल के दौरान इसे अनुवादित कर भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया गया था। दक्षिण भारत में शिल्पाधिकारम, मणिमेखले जैसे महाकाव्य प्रमुख धर्मेतर साहित्य की श्रेणी में आते हैं। सिक्के आर्थिक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्बन 14 एक विकिरणशील कार्बनिक पदार्थ है, जो सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है और जीवधारियों की मृत्यु के बाद यह तत्व निश्चित दर पर नष्ट होता रहता है, जिससे उस जीव का काल निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जिंदावस्ता एक फारसी ईरानी ग्रंथ है, जो इंडो फारस भाषा बोलने वाले लोगों तथा देवताओं के बारे में उल्लेख करता है। इसमें भारत के उत्तर पश्चिम भाग का भी उल्लेख मिलता है। सप्तशती सातवाहन राजा हाल द्वारा रचित
एक प्राकृतिक पाठ है जो दक्षिण भारतीय राज्यों के समाज के विकास पर प्रकाश डालता है। तोल्काप्पियम संगम युग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है।